Kajačo prekida.
उनके बारे में बहुत कहना शायद हम जैसे नौजवानों के लिए संभव नहीं है। तो हम लोग इतना ही कहते हैं, हम लोग युवा पीढ़ी हम लोग इतना ही कहते हैं कि छात्र, युवा, किसान, मजदूर का बस एक है राघव, क्रांतिवीर, कर्मवीर, वह है वीर पप्पू यादव। जननायक पप्पू यादव जी स्वागत करेंगे। हमें और जोरदार ताली से स्वागत करें। पप्पू जिंदाबाद, पप्पू जिंदाबाद, पप्पू जिंदाबाद, पप्पू जिंदाबाद। अब हमारे आदरणीय पप्पू भैया को, पप्पू भैया के बारे में हम इतना एक लाइन कहेंगे आपको कि पप्पू भैया छोटे के भी भैया है और मझले के भी भैया है और बड़े के भी भैया। इसीलिए तो अख्तर साहब का अब हमारे आदरणीय जमालुद्दीन साहब पगड़ी बोल रहे हैं। पगड़ी उम्मीद कर रहा है पूरे अब देश का पगड़ी आप ही पर है, समाज का पगड़ी आप ही पर है, विकास का पगड़ी आप है। पप्पू भैया इस पगड़ी का नाम रखना, विकास का नाम रखना, सम्मान का नाम रखना। यह पगड़ी दिखाई दे रही है आपको। ये पगड़ी मामूली पगड़ी नहीं है, ये पगड़ी सिर्फ खगड़िया की पगड़ी नहीं है,
दोस्तों ये पूरे बिहार की पगड़ी है, सम्मान की पगड़ी है, विकास की पगड़ी है, प्रेम की पगड़ी है। आदरणीय हाथ साहब जी, अख्तर साहब हमारे बहुत बड़ा फाइटर आलम साहब को जोरदार ताली से स्वागत करें। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, जो लोग आगे बढ़े। अध्यक्ष जी, हमारे बुजुर्ग और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वकील साहब, हमारे बीच प्राचार्य महोदय, हमारे बीच सम्मानित मंच पर और नीचे विराजमान मेरे गार्जियन, पिता के समान मेरे अभिभावक, अग्रस्तुर भाइयों, नौजवान मित्रों, मेरे अनूठ पत्रकार बंधु, माँ और बहनें, मोटरसाइकिल पर लगातार 4 घंटे से आगे आगे चल रहे संघर्षशील छात्र साथियों, युवा शक्ति के साथियों, क्रांतिवीर नौजवान मित्रों, युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय क्रांतिवीर नागेंद्र त्यागी जी, आदरणीय मनोहर बाबू, विकास और संघर्ष के प्रतीक बने खगड़िया के, और मैं सबका नाम लेने लगूंगा तो शायद 600-700 ऐसे नौजवान हैं यहाँ जिनका नाम लेना पड़ेगा। प्रदेश हमारे जिस जिला के युवा शक्ति के अध्यक्ष जी, अखिलेश जी, तमाम युवा शक्ति के सभी मुझको चाहने वाले, हमारे आंतरिक हृदय के वात्सल प्रेम के साथ अनवरत हमारे साथ संघर्ष करने वाले मेरे भाइयों, कई ऐसे साथी हैं, महासचिव हैं कांग्रेस में, पदाधिकारी हैं, कांग्रेस लोकसभा यूथ के अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, बहुत सारे साथी हैं जिनका नाम लंबी फिरहस्त। हमारे अनुज है अजय चौरसिया जी, इस इलाके में कई मुखिया जी हैं, कट्ठा से कई पंचायतों से आए हुए सम्मानित मुखिया जी, जिला पार्षद, पूर्व मुखिया जी, वर्तमान सदस्य अजीत जी, बहुत ऐसे साथी जिनका नाम लेने में लेट होगी। मैं सिर्फ 2-3 बात आपसे कहना चाहूंगा कि आशीर्वाद यात्रा का मतलब क्या? आशीर्वाद यात्रा का मतलब जब हम
निकले थे, सीतामढ़ी भी और बक्सर भी आशीर्वाद यात्रा के क्रम हम गए थे। बिहार के कई जिलों में गए। हमने बहुत गंभीरता से सोचा था कि आशीर्वाद यात्रा का मतलब क्या हो। हमारे साथ हमारे विधायक जी हैं, हमारे रंजीत रंजन जी, जिन्होंने विश्व में अपनी पहचान बनाई। शालीनता के प्रतीक है हमारे विधायक जी, जिन्हें विनम्रता से जाना जाता है। बहुत सारे हमारे मेयर साहब हैं, संतोष बाबू, जो संघर्ष के रूप में जाने जाते, प्रमुख साहब हैं, अलोली से आए साथी, सभी ब्लॉकों से जो हमारे नौजवान क्रांतिकारी आए हैं, और खास तौर पर जो बख्तियारपुर, सहरसा, सबका नाम लेना मेरे लिए दिक्कत होगा, नाम सबका याद है मुझे लगातार। लेकिन जो अभी स्वरूपा बांधे, हमारे गार्जियन जमीन साहब, अख्तर साहब, सभी लोग नौजवान, हमारे जावेद जी, माँ बहन बैठी हैं। आशीर्वाद यात्रा का मकसद सिर्फ मेरे मन में आया था कि इसका मकसद मैं कहाँ ले जाऊँ, मेरा लक्ष्य क्या हो। और उसमें जब मैंने सिर्फ 2-3 बात सोची थी, उसमें था कि इतिहास साक्षी है, हमेशा जब परिवर्तन की बात आई है, हमेशा जब दुनिया में क्रांति हुई तो शोषण और भूख के कारण क्रांति, और जब हमेशा धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई संघर्ष छिड़ा है, तो अच्छाई और बुराइयों के बीच में फर्क हुआ, तभी संघर्ष छिड़ा। आज इस समाज में और बिहार में जब मुझे महसूस हो कि आज अच्छाई और बुराइयों के बीच लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, अच्छाई और मानवता को स्थापित कौन करेगा, तो मुझे लगा आशीर्वाद यात्रा के तहत हमें बुजुर्गों के बीच जाना चाहिए और नौजवानों के बीच जाकर ये जरूर बताना चाहिए, आज जरूरत है मानवता और इंसानियत को स्थापित करना और अच्छाई और बुराइयों के बीच फर्क करके बुराइयों को समाप्त करने के लिए जंग लड़ना। ये है आशीर्वाद यात्रा का मकसद। बुराइयों का मतलब छोटा ही नहीं है, अनवरत ऐसी भी बुराई जो आम आदमी के जीवन को विनाश कर, चाहे वो नशा से जुड़ा हुआ सवाल हो, चाहे किसी भी तरीके से जाति के जहर से जुड़ा हुआ सवाल हो, चाहे किसी भी तरीके की खुशी, मुस्कुराहट जो आम आदमी को छीनता है, जो आम आदमी की खुशी को छीनकर आम आदमी के दर्द और पीड़ा को बढ़ाता हो, ऐसे किसी भी तरह की बुराइयों के लिए हमारे नौजवानों को आगे आना चाहिए। मैंने यह सोचा, मैंने यह बात तब भी सोची थी, और मेरे मन में यह एक प्रश्न आता था कि आखिर जापान या दुनिया का अन्य जो राज है, जिला दुनिया है, देश है, वह तरक्की क्यों करता है, और आज हमारा देश या हमारा प्रदेश तरक्की क्यों नहीं करता। तो मुझे लगा आजादी के पहले से लेकर के आज तक, आज भी हमारे देश की जो व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वो आम आदमी की इज्जत और उसका सम्मान नहीं करते। दूसरी कंट्री जहां देश का कानून और संविधान, उसकी व्यवस्था सिर्फ आम आदमी के लिए बनती है, वह देश तरक्की करता, और जिस देश की व्यवस्था आम आदमी के लिए नहीं होता, आम आदमी की इज्जत नहीं करता, खास और आम में फर्क करता है, व्यवस्था सिर्फ खास के लिए बनाई जाती और खास की सिर्फ इज्जत इस देश में हो, वह देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वह देश कभी भी सम्मान नहीं हो सकता। दुनिया का इतिहास और आजादी के 67 साल के बाद भी देश और राज्य की व्यवस्था देश के 90-85% लोगों के लिए नहीं बनी। आज भी सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए व्यवस्था बनाई जाती, कानून गिरवी रखा हुआ है मुट्ठी भर लोगों के हाथ में, कानून तय किए जाते हैं मुट्ठी भर लोगों के द्वारा, शासन और प्रशासन पूंजीपतियों और ताकतवर राजा महाराजा से लेकर के आज तक जो सबसे बड़ा ताकतवर, चाहे वो कॉर्पोरेट घराना हो, चाहे सत्ता पर बैठे लोग हों, चाहे राजनीतिज्ञों के पर बैठे लोग हों, सारी व्यवस्था उंगली पर नाचती है सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए। आम आदमी जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, उसकी खुशी, उसकी तरक्की, उसका सम्मान, उसकी इज्जत के लिए देश ने आज तक किसी तरह की व्यवस्था
नहीं की है, आज उससे न्याय नहीं मिला। जब मुझे यह महसूस हुआ, जब मैंने ये समझा कि न्याय और सम्मान के लिए मुझे आम लोगों तक पहुंचना कैसे होगा, तो मैंने आशीर्वाद यात्रा का सहारा लिया। हम आपके बीच राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं, उत्तर बिहार के अभी हमारी रंजीत रंजन जी ने बहुत सारी बातें कही। रंजीत जी, इस देश में खैरात बांटने की परंपरा शुरू से, मिड डे मील, अंत्योदय, अन्नपूर्णे, ये सारी चीजें गरीबों के लिए लगातार व्यवस्था की गई है। सारी व्यवस्थाओं का जर रंजीत जी, उसका दृष्टिकोण सिर्फ वोट का आधार रहा है। हमेशा हमेशा इस देश में जब कभी किसी खैरात की बात होती है, उसका मापदंड समाज और इंसान के दर्द और पीड़ा और उसकी गरीबी को कम करने के लिए नहीं, सिर्फ उसकी जिंदगी में उसे खैरात बांटकर निकम्मापन बनाने के लिए किया गया। कहां पर नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, प्रत्येक राज्यों में बहुत सारी चीजें लागू है। सबसे ज्यादा भूख से मरने वाले लोग विदर्भ में है रंजीत जी। सबसे ज्यादा भूख से मरने वाले लोग उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा भूख से मरने वाले लोग महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा कर्ज लेकर मरने वाले लोगों की संख्या आंध्र। बिल गेट्स आते थे तो चंद्रबाबू नायडू, अमेरिका का राष्ट्रपति आता था तो दिल्ली में नहीं रुकता था। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, जो चंद्रबाबू नायडू ने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है 30 सेक्टर से। क्या कारण है कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के राजधानी के नाम के नीचे 300 ऐसे किसान कर्ज के, मात्र 5 साल के कर्ज लेने वाला, जिसका पिता और दादा था, 5 साल के बाद, उसके मरने के बाद, दादा के मरने के बाद पिता को आत्महत्या करना पड़ा कि वो किसान कर्ज नहीं चुका सका। चंद्रबाबू नायडू का भी उस आंध्रा से जाने का सबसे बड़ा कारण यही था। और यदि आप कहते हैं या लोग समझता है कि तरक्की भारत करता है, हमको बताइए कहां से तरक्की किया? कौन सा भारत तरक्की किया इस देश में? आप अभी शराब की बात मंत्री के बारे में कह रहे थे। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था, शराब पीने का शौक किसको चढ़ा? खगड़िया के किसानों को शराब और रम पीने का शौक नहीं था। खगड़िया के आम आदमी को शराब पीने का शौक नहीं था। खगड़िया के गरीब और मजदूरों का शराब और रम पीने का शौक नहीं था। हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े शहरों में जमींदार और राजाओं के बेटे जो मेट्रो सिटी में जाकर इंग्लिश पढ़ने के लिए गए थे, विनती इंग्लिश पढ़ करके दुनिया बनाने की कल्पना किया। राजा महाराजा जो दुनिया में थे, इन बुराइयों की शुरुआत इस हिंदुस्तान में बड़े लोगों के घर से हुई थी, आम लोगों के घर से नहीं हुई थी। इस हिंदुस्तान में जब शराब की शुरुआत हुई थी आजादी के बाद, तो इस हिंदुस्तान में मात्र 1300 दुकान थे। आजादी के 67 साल के बाद आज खगड़िया में 4000 से ऊपर पॉलिथीन और शराब की दुकानें एक शहरों में है। आप सोच सकते हैं, मुजफ्फरपुर में 9000 शराब की दुकान, पटना में 17000 शराब की दुकान। आजादी के वक्त पूरे देश में मात्र 1300 शराब की दुकान। आजादी के 67 साल के बाद एक शहरों में 8000, 15000, 7000, 4000, 3600 शराब की दुकान। अंतिम व्यक्ति तक शराब पहुंच गया। कौन है इस परंपरा को लागू करने वाले? वही खगड़िया में जो सबसे बड़े, गांव में जो सबसे बड़े जमींदार और पूंजीपति परिवार के, पप्पू यादव जैसे परिवार के लोग होते हैं, उन्होंने इन बुराइयों की शुरुआत किया और अंतिम व्यक्ति तक 67 साल में बुराइयों की गंगोत्री बहा दी। यह सवाल अहम है। सवाल है कि उस गंगोत्री को रोकने वाला कौन होगा? सवाल है कि आजादी के वक्त से लेकर आज तक मैं जानता हूं कांग्रेस ने अच्छी व्यवस्था दी, देश को सबको ले चलने के लिए भी और कई सारी चीजें दी, लेकिन सवाल उठता है कि हिंदुस्तान आज है कहां? बिहार आज है कहां?
उड़ीसा पहला प्रदेश जो पिछड़ा और गरीब, बिहार दूसरा प्रदेश जो पिछड़ा और गरीब। देश का 85% लोग आज गरीब। कितने लोग पढ़ते हैं हिंदुस्तान में और कितने परिवार पढ़ते हैं हिंदुस्तान में, इसकी क्या संख्या है? बहस इस बात का छेड़ना होगा। कौन लोग हैं पढ़ने वाले? खगड़िया के कितने लोग पढ़ते हैं? नाव चला करके दीरा में काम करने वाले, दूध बेचने वाले, चाहे इस शहर में छोटी दुकान, पान की दुकान करने वाले का बच्चा, कभी आपने सोचा है कहां पर शुरुआत होती है? ये भ्रष्टाचार की बात आपने की। भ्रष्टाचार की शुरुआत कब हुई? नेहरू जी के काल में 2 IAS ने भ्रष्टाचार की शुरुआत की। उस भ्रष्टाचार के कारण मंत्रिमंडल में इस्तीफा देना पड़ा। एक नैतिकता की शुरुआत हुई थी। करने वाले कौन थे? किसान या मजदूर? करने वाले कौन थे? गरीब या आम आदमी? भ्रष्टाचार की शुरुआत किया बुद्धिजीवियों ने, शराब की शुरुआत की बुद्धिजीवियों ने, भ्रष्टाचार की शुरुआत की पूंजीपतियों ने, शराब की शुरुआत की जमींदारों ने, शराब की शुरुआत की राजाओं ने, शराब की शुरुआत की बड़े परिवारों ने। भ्रष्टाचार की गंगोत्री की शुरुआत 67 साल पहले हिंदुस्तान में एक आजादी के वक्त शुरुआत हुआ। आज नरेगा मनरेगा जो 80 रुपये 100 रुपये कमाने वाले लोग हैं, वो अभी खैरात में बैठ करके खाना चाहते हैं और दूसरों का लेकर के जीना चाहते हैं। उसे भी काम करने का शौक नहीं रहा। इस परंपरा को अंतिम व्यक्ति तक ले कौन गया? कौन लाया इस बुराई को हिंदुस्तान में? सवाल बुराई समाप्त करने के का फार्मूला क्या होगा? कौन से लोग बुराई समाप्त करेंगे? आप हमें बताएं। भ्रष्टाचार तो आ गया अंतिम व्यक्ति के बीच। आप कहते हैं बुराई शुरुआत तो खत्म होगी। कैसे बुराई खत्म होगी? शराब अंतिम व्यक्ति, भ्रष्टाचार अंतिम व्यक्ति, जाति का जहर। जाति थी क्या? हमारे प्रिंसिपल साहब बड़े वेद के प्रवचन दाता थे, बोले हैं बहुत सुंदर बातें। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं, क्या मेरा साइंस कभी जाति की के बारे में कुछ कहा है क्या? दुनिया की जाति से व्यवस्था से शुरुआत हुई। एक निरोगियन व्यक्ति जब इस हिंदुस्तान में आया, सिंधु सभ्यता को मुंह से हिंदू निकाल दिया। वह हिंदू हमारे लिए अभिशाप बन गया और हम उसको अपनी परंपरा बना लिए। सिंधु सभ्यता से हमारी सभ्यता हिंदू धर्म में बन गई। सदाशिव हमारे आदि गुरु थे। सदाशिव जब आदि गुरु बने और कृष्ण के काल तक आए, जाति कहां थी? आज हर व्यक्ति जाति के जहर में, हर व्यक्ति हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के जहर में। बुराई कैसे समाप्त हो जाएगी? कौन करेगा? आप हमें बता दें। इस हिंदू हमको कोई बतावे यहाँ पर किस व्यक्ति को अपने पड़ोसी से बनता है, किस व्यक्ति को अपने दियार से बनता है? कौन व्यक्ति है जो अपने पड़ोसी को सम्मान करता है? आप बुराई खत्म करने की बात करते हैं। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, एक परिवार का नाम बता दीजिए, कहां से शुरुआत होगी? हम जाति के जाल में हैं। साइंस ने कहा 10 लाख हजार वर्ष पहले हमारी जिंदगी की एक नींव तली किसी अस्तबल पहाड़ पर, हम उसमें नहीं जाएंगे। उसके बाद वहां से मानवीय सभ्यता की शुरुआत हुई। आते 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 सदाशिव हमारे आदि गुरु हुए। दुनिया के कबीलाओं में 3 कन्या से सदाशिव का विवाह हुआ। वसुधैव कुटुंबकम की शुरुआत हुई। परंपरा शुरुआत हो गई। सदाशिव ने बहुत सारी चीजें दी, सर्वधर्म संभव से लेके आत्मोक्षात्म जगत हितैषा दिया। उसके बाद कृष्ण के काल में आए, उन्होंने कर्म की पद्धति से जिंदगी जीना सिखाया। जाति का जहर आज हर व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर गया। जाति छोड़ दीजिए, उपजाति, और आज राजनीति करने वाले व्यक्ति जाति को छोड़ करके उपजाति में जा रहे हैं। दियाद को कैसे फर्क बांटना है, भाई को कैसे बांटना है, ये राजनीतिक पार्टियों से सीखिए। कहां से बुराई समाप्त होगी? आज जो बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है, हर जगह भ्रूण हत्या खत्म करो, बेटा या बेटी देखने का शुरुआत किसने किया? क्या खगड़िया के गरीब लोगों ने की कि खगड़िया के मजदूरों ने किया कि मेरे पेट में बेटा है या बेटी? खगड़िया में जो पढ़े लिखे लोग हैं या दिल्ली पढ़ने लिखने वाले जो लोग और IAS IPS जो बने पप्पू यादव के घर से, हमारे पेट में बेटा हो या बेटी,
इस बुराई की शुरुआत हम पढ़े लिखों ने की, आम आदमी तो किया नहीं। आम आदमी ने इसकी शुरुआत तो की नहीं। बुराई का जहर कौन पैदा, बलात्कार का शौक किसे चढ़ा था, आप हमें बताइए। कहाँ थे? पटरानी रखने का शौक राजा महाराजाओं को, गांव में जमींदारों को, पप्पू यादव के खानदान को, क्या आम आदमी के शौक चढ़े थे? आज देश का हर व्यक्ति उस शौक के नशे में चढ़ गया। राजा अशोक का राजाभिषेक हो रहा था, एक बहुत खूबसूरत अभिषेक के वक्त तो राजा पोषनिक ने एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया। गिफ्ट जब खोला गया, नहीं खोला जा रहा था, देखता है दुनिया की सबसे खूबसूरत उर्वशी से भी खूबसूरत लड़की थी। राजा अशोक उठे, कहा काश ये मेरी माँ होती तो मैं कितना सुंदर होता। लेकिन आज का ये राजा अशोक का था, लेकिन आज का हर राजनीतिक व्यक्ति और हर लोग को यदि चलते फिरते 80 वर्ष की बूढ़ी मिल जाए तो उसे भी ना बख्शेगा देश का लोग। कौन बख्शेगा? कौन बख्शने को तैयार है? कौन राजनीतिक व्यक्ति आज इन चीजों से दूर है? किस बुराई को समाप्त करने की बात होती है? कौन सी बुराई समाप्त की जाएगी? हर व्यक्ति बुराइयों के गंगोत्री में जब डूब गया हो तो कहां से बुराई शुरुआत होगी? हम आपसे जानना चाहते हैं, हमें बताएं। हम तो आप लगातार परिवर्तन की बात आप लोग करते हैं। हमारे नागेंद्र त्यागी जी बहुत क्रांतिवीर हैं, हमारे मनोहर जी, मैं समझता हूं इनके भीतर भी ललक है, आग है। लेकिन यदि मैं थोड़े से इतिहास में जानना चाहता हूं, मैंने तब भी कहा था नागेंद्र त्यागी जी, वो चाटने से प्यास नहीं बुझेगी, कुआं खोदना होगा आपको और मनोहर जी को यहाँ पर। कौन होगा कुआं खोदने वाले लोग, ये आप हमको बताइए। सिर्फ वो चाटने से इन चीजों में नहीं आप बात करें। खगड़िया के इतिहास में हम जाना नहीं चाहते, आप हमें बताइए। उत्तर बिहार में हम आ जाते हैं, कै प्रतिशत लोग शिक्षित है? नीतीश कुमार जी पर हम नहीं जाएंगे। आजादी के बाद आज तक की बात यदि हम लेते हैं तो हमको बताइए, कोई कहता है मुझको हम दूध बेच करके खुश हैं, कोई कहता है हम मांस बेच करके खुश हैं, कोई कहता है हम मखान उपजा के खुश हैं, कोई कहता है कि हम 80 रुपया 100 रुपया लेकर के खुश हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं हम महादलित हमारे खुश हैं। 7 और 8 साल के अंदर एक कोई महादलित के बारे में हमको खगड़िया में बताइए जिसका बेटा इंटर या बीए करके सम्मान की जगह पर गया हुआ, हमें आप बता दें। कौन सा ऐसा लोग? शराब के बारे में आप अभी बता रहे थे, हम उसमें नहीं जाएंगे। शराब में 6 साल से लेकर के 9 साल का बच्चा शराब पीता, शराब पिलाने के पूरा का पूरा जिम्मेदारी उनके पिता को है। आप कैसे बदलना चाहेंगे? आप जानते हैं मेला में 8 साल 6 साल का बच्चा शराब पी करके देखा गया है। इसीलिए जो बात हम आपके सामने करने आए हैं वो सवाल यह नहीं, सवाल है कि कोई ऐसा व्यक्ति, बहुत सारे लोगों ने इस देश में कहा है कि हम ये करना चाहते हैं। मनमोहन सिंह जी दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति हैं। अब्दुल कलाम साहब ने भी एक किताब लिखा 2020 का, भारत तरक्की करेगा, भारत महाशक्ति बनेगा। अब्दुल कलाम साहब से मैंने पूछा, अब्दुल कलाम साहब मुझे बताइए भारत को तरक्की करवाने वाला कौन व्यक्ति है? क्या हिंदुस्तान में कोई पैदा हुआ है या नहीं, या हिंदुस्तान में कोई पैदा होगा या नहीं? अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि नहीं। बोला इस देश का जो 7 करोड़ युवा है वो इस इतिहास को बदलेगा। हमने कहा जो उस वक्त जो आप युवा थे, आज और कल के युवाओं में फर्क है। आज जो पप्पू यादव का बेटा है उसका आइडियल है, पप्पू यादव के बेटे का आइडियल है तेंदुलकर। किसी नौजवानों का आइडियल है आसाराम बापू, किसी नौजवानों का आइडियल है सुधांशु रंजन, किसी नौजवानों का आइडियल है सर साई बाबा, किसी नौजवानों का आइडियल है अनिल अंबानी, किसी नौजवानों का आइडियल है बिल गेट्स, किसी नौजवानों का आइडियल है अमिताभ बच्चन, किसी नौजवानों का आइडियल है खगड़िया में कई क्रांति पुत्र विकास पुत्र हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, वो आइडियल बन जाता है। हमने कहा बता दीजिए, आपसे मैं जानना चाहता हूं कौन सा आदमी, इस नौजवानों से आप क्या उम्मीद करेंगे? सचिन तेंदुलकर जी वही सत साईं बाबा के माथे पैर पर जाकर के माथा रखते, जिन पर केस बलात्कार का केस होता है वो चले गए। अडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी सत साईं के घर जाते हैं, उनके चरण पर पैर रखते हैं,
अकेश केस बलात्कारियों पर दुनिया का नौजवान समझता है, लगता है सत साईं बाबा ही इस देश में ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री पहुंचा सकते। पूरा का पूरा नौजवान वहां चला जाता है। अब उस नौजवानों से परिवर्तन की बात करते हैं। जो नौजवान रातों रात अनिल अंबानी का सपना देखना चाहता है, रातों रात दूसरों को लूट करके दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता, जो नौजवानों को हिंदुस्तान में पता नहीं, एक सर्वे आया कि इस देश का विपक्ष का लीडर कौन है, जिस हिंदुस्तान के नौजवानों को यह पता नहीं कौन सा शिक्षा मंत्री हिंदुस्तान में है, जिस नौजवानों का आइडियल विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस ना हो, जिस नौजवानों का आइडियल कबीर और बुद्ध ना हो, जिस नौजवानों का आइडियल भगत सिंह ना हो, आप उससे कल्पना कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए, आज आप उसकी स्थिति में नौजवानों में मैं नहीं जाना चाहता। आइए हम आ जाते हैं जरा अन्ना हजारे जी पर। अन्ना हजारे जी ने भी बड़ा भ्रष्टाचार मिटाने की कर्म खाई। पूरा का पूरा खगड़िया में भी नौजवान और सब लोग जय अन्ना हाय अन्ना जय अन्ना करने लगे। मैं भी जेल में था, मैं भी भूख हड़ताल पर पहली बार हम बैठे। हमने पूछा, हमको लगा कि चलो एक नई शुरुआत होगी। बाद में मुझे जब मैंने स्थिति देखी तो मुझे लगा कि आज से जब विवेकानंद इस देश में आए थे तो उन्होंने अपने 39 साल के जीवन में 5 व्यक्ति को ढूंढने चला। लगा कि दुनिया में कोई 5 अच्छा इंसान विवेकानंद को मिलेगा। जब वो चले ढूंढने तो 40 साल जब अंतिम दिन विवेकानंद का था, जब उसकी मृत्यु हो रही थी, तो विवेकानंद को इस हिंदुस्तान में एक अच्छे लोग नहीं मिले। मुझे लगा तब जब विवेकानंद उस वक्त जब संख्या 42 करोड़ से भी कम थी, जब बुराई इतनी नहीं थी, जाति का जार नहीं था, नशा का इतना संगम नहीं था, तब जब विवेकानंद को एक नहीं मिले, आज 1 अरब 25 करोड़ की आबादी ने बुराई घर घर, शराब जहन में, दुनिया की सारी बुराई मानव जीवन के से उत्पत्ति होती। भैया वहां पर अन्ना हजारे को 5 लोग कहां से मिल गया, ये मेरा बड़ा आश्चर्य लगा मुझे। और तब मैंने उन्हें पत्र लिखा, कर लगा कि भाई क्रांति आ गई। और आप के बीच में देख लीजिए भ्रष्टाचार की क्रांति। हर लोग कैंडल जलाने लगे, हर लोग दिल्ली इंडिया गेट के तरफ जाने लगे। वकील साहब भी चल दिए। हमने कहा बड़ा अच्छा काम वकील साहब किया, कभी तो नेक बुद्धि हुआ। वकील साहब भी चल दिए। अब वो वकील साहब जा रहे हैं जो वकील साहब 20 करोड़ रुपया लेते हैं, 20 लाख से 2 करोड़ रुपया लेते हैं सिर्फ। जानते हैं कौन? नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन कभी कभी इस देश का सबसे बड़ा वकील वो 20 लाख से अपनी तनख्वाह शुरुआत करता और 2 करोड़ रुपया तक लेता। आसाराम बापू जिस केस के बलात्कार में फंसे, वह वकील कोर्ट में कहता है कि इस लड़की को हिस्टीरिया की बीमारी है। वकील साहब आप किस बात पर हंस रहे हैं और ताली बजा रहे हैं? जो वकील आपकी संवेदना देखिए, क्या ये बदलाव का प्रतीक है? क्या ये बदलेगा कोई महुआ टीवी जिन्होंने हम पत्रकार से जानना चाहते हैं? हिस्टीरिया जैसी बीमारी पर आप ताली बजाते हैं। जिस वकील ने कहा कि हिस्टीरिया उस बच्ची के बारे में जिसका बलात्कार हुआ और सिर्फ पैसे के कारण बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला हुआ बड़ा वकील, यदि तेरी बेटी के बारे में वैसे शब्दों का इस्तेमाल हो हिंदुस्तान में तब क्या होगा? और वह वकील, वह खगड़िया के वकील हो सकते हैं 1% वकील अच्छे हो, 2% वकील अच्छे हो, लेकिन 90 से 95% वकील गरीबों का, जब तक औरत बिस्तर पर न चला जाता, जब तक गरीबों का घर गिरवी न रखा जाता, तब तक गरीबों का बेल नहीं होता है। वो कहता है भ्रष्टाचार। वह क्रांति की बात करता है इस हिंदुस्तान में, वह डॉक्टर क्रांति की बात करता है, कहता है कि मैं अन्ना हजारे। डॉक्टर साहब 3 साल के अंदर अरबों कमाने वाला व्यक्ति गरीब जब चला जाए तो उसे सम्मान और इज्जत तक नहीं दिया जाता। अस्पताल में किसी का बच्चा मरता है, वैदी में दुख में कॉलर धर लिया किसी डॉक्टर का, 15 दिन हड़ताल करके 300 बच्चे को मारने वाला डॉक्टर कहता है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। कालाजार की बुखार की बीमारी नहीं होती, लिख देता कालाजार, 10 ठो जांच लिख दिए जाते, जांच भी अपने खानदान के घर में, उसका भी पैसा उसके घर में आएगा। एक दवाई पर जो बीमारी खत्म होगा वो 3 महीना चलता रहेगा। मरने के बाद भी सिल्लीगुड़ी से लेकर के दिल्ली तक, मरने के बाद पैसे के लिए उसे यह कहा जाता है अभी भी ऑक्सीजन पर रखा गया है।
जबकि 8 दिन पहले मर जाता है। और डॉक्टर कहता है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खगड़िया का डॉक्टर कहेगा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ऐसे लोग जो 1 रुपया फीस नहीं छोड़ सकते, वो कहता है भ्रष्टाचार खत्म करें। पढ़े लिखे लोग कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करें। प्रोफेसर साहब हमारे कहेंगे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करें। हमने कहा कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा प्रोफेसर साहब? 3 सिलेबस नोटबुक्स आप तैयार करते हो खगड़िया कोसी कॉलेज में, एक देते हो पैसे वालों के बेटे को, दूसरा देते हो अपने जात को, और तीसरा नोट देते हो कॉमन आदमी को, जिससे वो कभी पास ही ना करे। और आप कहते हो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार शुरुआत होगी। कौन करेगा भ्रष्टाचार शुरुआत? तेंदुलकर को मानने वाला आइडियल, या नेहरू पार्क में जाकर के सुबह शाम गले मिलने वाला मैडम रंजीत रंजन जी, वो भ्रष्टाचार शुरू करेंगे, खत्म करेंगे। दिल्ली के लाल कोला पर नेहरू पार्क से निकलता है और जाके कैंडल जलाने लगता है, वो भ्रष्टाचार शुरुआत करेंगे। जो जाति के जाल में हो, जिसका शौक अनिल अंबानी बनने का हो, जो रातों रात बिल गेट्स का सपना देखता हो, वो भ्रष्टाचार समाप्त करेगा। कौन सा भ्रष्टाचार समाप्त होगा इस हिंदुस्तान में? रंग मिला करके राहल का चना का दाल बेचने वाला बड़ा व्यापारी कहता है भ्रष्टाचार खत्म। रसगुल्ला का वो जो छेना होता है उसमें मैदा मिला करके कहता है भ्रष्टाचार। गीता का सूखी मसाला में मिला के कहता है भ्रष्टाचार। समझ में नहीं आता। सब कहता है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, नेता बोलते हैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। मैं इसीलिए आपके बीच आया। ये सिर्फ यहाँ आना, 1000 मोटरसाइकिल आगे आगे चलना, घोड़ा आ जाना, ये तो सबके लिए आता। हमारा बिहार में तू नकबा, तोरा बिहार में हम नकबा। पप्पू यादव आएंगे तब जिंदाबाद, और कोई आ जाएंगे तब जिंदाबाद। हम इस गलतफहमी में नहीं हैं। हम सिर्फ 5 लोग बनाने निकले हैं। इस भीड़ से 5 लोग खगड़िया में बन जाए, पप्पू यादव का सपना साकार हो जाएगा। पप्पू गलतफहमी का शिकार में नहीं हो। इंसान इस दुनिया में कभी किसी का नहीं होता। इंसान उसी का होता है जहाँ कुछ मिलता है। जहाँ कुछ ना मिले, अपने माँ बाप की भी इज्जत ना हो। होता है क्या? हिंदुस्तान का सर्वे है 85% हिंदुस्तान के माँ बाप अपने बच्चों से अलग जीना चाहते हैं। जब हिंदुस्तान के लोग अपनी बीवी और माँ बाप का ना हो तो पप्पू यादव का होगा? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, मेरी भी इच्छा है। मैं आप में हमेशा जीता रहा हूँ। मैंने कभी राजनीति नहीं की, मेरा शौक कभी नहीं रहा राजनीति करने का। बचपन से लेकर के आज तक 5 बार MP और 1 बार MLA रहा। जिस किसी ने 4 बार निर्दलीय और 1 बार दल से बनाया, हमने अपने विचारों जो मैंने जो चेहरा हमेशा जो चेहरे के लिए मैं जीना चाहता था, हमेशा मैं उस मुस्कुराहट के लिए काम करता रहा। अनवरत ताकत दिखते आई, दिखते तो सदियों से आती रही है विद्रोहियों के खिलाफ। कृष्ण को भी दिखते हुए शराब मिला था, किसको दिक्कत नहीं हुई? सदाशिव को नहीं हुआ, गुरु नानक को नहीं हुआ, गोविंद को नहीं हुआ, कबीर को नहीं हुआ, या बुद्ध को नहीं हुआ, अंबेडकर को नहीं हुआ, या फूले को नहीं हुआ, सुभाष चंद्र बोस को नहीं हुआ, कि भगत सिंह को नहीं हुआ। हर विद्रोहियों को इस दुनिया में दुख झेलने पड़ते हैं। मैं गलतफहमी में नहीं हूँ। निश्चित रूप से यदि पप्पू यादव विद्रोही है और हर बुराइयों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हमेशा अनवरत प्रयास करता है, तो हमें आने वाले समय में भी दुख झेलना ही होगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं इस बात को जानता। लेकिन खगड़िया आने का एक मकसद इस बात का है कि खगड़िया को आप कभी गिरवी